राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहतरीन क्लास। जी हाँ, संस्कृत साहित्य पर आधारित हम आपको कुछ क्लास दे चुके हैं, जिसमें हमने पिछली 2 क्लास बाण भट्ट पर आधारित दी थी। बाण भट्ट के जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास दी थी। यदि आपने नहीं देखी है तो वो अवश्य देखें, प्ले लिस्ट में हमने लगा दी है। और आज हम भारत पर बात करेंगे। बाण भट्ट पर और भी क्लास लाएंगे, लेकिन हम उसी क्रम में आगे जोड़ते जाएंगे। 2 क्लास हो गई हैं, आज भारत पर बात करेंगे। भारत संस्कृत साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं और संस्कृत साहित्य की जो बृहत्त्रयी है उसका जो पहला ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, उसके रचयिता हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आज हम चर्चा का विषय बनाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास होंगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार क्लास की, जो महाकवि भारव पर आधारित है। किन पर आधारित है? भारव पर। अब सबसे पहले भारव के, ये लो छोटा कर दिया, छोटा सा, ठीक है। सबसे पहले तो बात की जाए भारव के समय की, तो लगभग 560 ईसा और के लगभग, ठीक है। 560 ईस्वी सन या ईसा के लगभग इनका समय माना जाता है, 560 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इनका समय माना जाता है, ठीक है, लगभग, ठीक। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं बहुत शानदार चीज़ों पर, ठीक है। तो क्या है कि इनके माता पिता के नाम के बारे में बहुत मतभेद हैं, ठीक है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है, बताओ? पिता का नाम नारायण स्वामी, नारायण स्वामी, ठीक है। काय के अनुसार? अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी। अब यदि अवंत सुंदरी करके पूछा जाएगा तो नारायण स्वामी बताएंगे, और सामान्यतः भी इनके पिता का नाम जो माना जाता है वो है श्रीधर। इनके पिता का नाम क्या है? श्रीधर, ठीक। श्रीधर, भारव के पिता का नाम श्रीधर। सामान्यतः पूछा जाए तो आप श्रीधर बताएंगे, और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार पूछा जाए तो आप नारायण स्वामी बताएंगे, ठीक है। विकल्प के आधार पर आप उत्तर का चयन करेंगे। आपकी परीक्षा में यदि नारायण स्वामी आता है अवंत सुंदरी कथा के अनुसार तो आप इसे चयन करेंगे, श्रीधर आता है तो श्रीधर को चयन करेंगे। दोनों नहीं आएंगे, ये आप कंफर्म रहिएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, तो एक पॉइंट, पहला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। अब माता का नाम, दूसरा माता का नाम, माता के नाम पर भी आपको, माता के नाम पर भी आपको पूछा जाएगा। यदि माता का नाम, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इनकी माता का नाम सुशीला। क्या बोल देना है? सुशीला,
ठीक है, टीजीटी पीजीटी में बहुत आता है। माता का नाम क्या है? भारव की माँ का नाम सुशीला। माँ का नाम क्या है? सुशीला। ठीक है, माँ का नाम सुशीला। अब अगला उपनाम। भारव का उपनाम क्या है? बताइए, भारव का उपनाम क्या है? तो आप बता देंगे आतपत्र भारव। आतपत्र भारव, इनका उपनाम क्या बताएंगे आप? आतपत्र भारव। अब यदि उपाधि पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? उपाधि। ठीक है, तो उपाधि आप बताएंगे भारव। उपाधि क्या बताएंगे आप? भारव। जब भारव उपाधि है तो फिर नाम वास्तविक क्या है? अब वास्तविक नाम भी आप समझ लीजिए। यदि भारव उपाधि है तो वास्तविक नाम क्या है इनका? वास्तविक नाम। ठीक है, तो वास्तविक नाम भी जान लीजिए। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है दामोदर। क्या है? दामोदर। वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। साफ आ रहा है? सही आ रहा है? चमक रहा है? वास्तविक नाम क्या है? दामोदर। पिता का नाम क्या है? नारायण स्वामी। पत्नी का नाम क्या है? अब पत्नी का नाम भी जान लो। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या हो गया? पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, या रसिका। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती या रसिका। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती या रसिका। पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती या रसिका। पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती या रसिका। ठीक है, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका। ठीक, अब बात करेंगे पुत्र का नाम। पुत्र का नाम, पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था मनोरथ। ठीक है, पुत्र का नाम क्या है? मनोरथ। ठीक है, भारव के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए तो मनोरथ। ठीक, अब पुत्र का नाम मनोरथ हो गया। गोत्र का नाम क्या है? गोत्र। इनके गोत्र का भी नाम जान लो। कुशिक या कौशिक। कुशिक या कौशिक गोत्र में पैदा हुए थे ये। ठीक है, कुशिक या कौशिक। गोत्र का नाम क्या है? कुशिक या कौशिक। ठीक है, चलो गोत्र का नाम हो गया, पत्नी का नाम हो गया। ठीक है, अगला है जन्म स्थान। एक बात यहां चाहो तो इनके परिवार से ही जुड़ी हुई है। यहां नोट कर लें, भारव दंडी के
पितामह, प्रपितामह थे। ठीक है, भारव दंडी के प्रपितामह थे। ऐसा बताया जाता है कि दंडी के प्रपितामह थे कौन? भारव। अब ये काय के अनुसार है? तो ये है अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। ठीक है, अवंत सुंदरी के अनुसार। ठीक है, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। ठीक है, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव दंडी के प्रपितामह थे। दंडी के कौन थे? प्रपितामह। ठीक है, प्रपितामह। ठीक, चलो अब जन्म स्थान की बात करेंगे। अब काय की बात करेंगे? भारव के जन्म स्थान की। तो भारव का जन्म स्थान क्या माना जाता है, इस पर अब चर्चा करेंगे। तो भारव का जन्म स्थान क्या है? अचलपुर। क्या है? अचलपुर। भारव का जन्म स्थान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? अचलपुर। ठीक है, अब ये अचलपुर का दूसरा नाम एक और मिलता है, वो मिलता है एचिलपुर। ठीक है, एचिलपुर। चाहे अचलपुर कह दो चाहे एचिलपुर कह दो, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, और ये कहाँ है? दक्षिण भारत के नासिक के पास या नासिक में। ठीक है, दक्षिण भारत के नासिक के पास है ये अचलपुर। इसी कारण भारव को दक्षिणात्य मानते हैं। दक्षिणात्य मानते हैं। विद्वान कहते हैं कि भारव दक्षिणात्य हैं, मतलब दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भारव कौन है? दक्षिणात्य। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? अब जन्म स्थान पूछा जाए अवंत सुंदरी कथा के अनुसार, यदि नाम दे के पूछा जाएगा अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव का जन्म स्थान, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव का जन्म स्थान। तो अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारव का जन्म स्थान क्या है? धारा नगरी। क्या है? धारा नगरी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म स्थान क्या बताएंगे? धारा नगरी। ठीक है, और समय तो आपको बता दिया है, 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। कुछ विद्वान इसमें मतभेद मानते हैं। चलो, तो अब ये क्या हो गया? बहुत सारी जन्म से संबंधित बातें हो गई, जीवन से संबंधित बातें हो गई। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और करे ले रहे हैं, ये शैव थे। क्या? ये शैव थे। शैव शिव के उपासक। ठीक है, शिव की पूजा करने वाले। अब इन्हें एक बार फिर से देखो, ये जीवन से संबंधित, इनके परिवार से संबंधित, नाम आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे आगे चर्चा करेंगे। देखो, ये है भारव, ये लगभग 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा, 585 ईस्वी के बाद का। पिता का नाम पूछा जाएगा तो श्रीधर है, और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी है। माता का नाम सुशीला है, टीजीटी में आया था ये शायद 2011 वाले में। उपनाम इनका आतपत्र भारव है, उपाधि इनकी भारव है। ठीक है, वास्तविक नाम इनका दामोदर था। वास्तविक नाम भी इनका पूछा जाता है, उपाधि पूछी जाती है, आतपत्र भारव पूछा जाता है।
पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका, ठीक है, और पुत्र का नाम मनोरथ, गोत्र इनका कुशिक या कौशिक था, ठीक। ये भारव दंडी के प्रपितामह बताए जाते हैं, ठीक है। और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार जन्म स्थान इनका अचलपुर या एचिलपुर माना जाता है, जो दक्षिण भारत के नासिक के पास है। भारव को दक्षिणात्य कहते हैं क्योंकि दक्षिण में इनका जन्म हुआ था। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार इनका जन्म स्थान धारा नगरी है, ठीक है। ये शैव थे, ये शैव थे। ये महत्वपूर्ण बातें हो गई इनके जीवन से संबंधित। अब कुछ और इनके जीवन परिचय से संबंधित बातें करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, इन्होंने अपने शयन कक्ष में निम्न सूक्ति लगा रखी थी, निम्न सूक्ति लगा रखी थी, ठीक है। निम्न सूक्ति लगा रखी थी, क्या? वो सूक्ति भी देख लो। सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा विदधीत न क्रियाम, ठीक है। ये है सहसा विदधीत न क्रियाम। आगे भी है लेकिन इतनी ही यहाँ पर चर्चा कर ही ले रहे हैं। इन्होंने ये सूक्ति इन्होंने लगा रखी थी अपने शयन कक्ष में। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। तो क्या है कि बिना विचारे जो करता है वो पछताता है। इससे संबंधित कुछ कथाएं भी मिलती हैं। भारव शास्त्रार्थ करते थे, हर जगह शास्त्रार्थ में जीत कर आते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कहा जाता है कि इनके पिता इनकी कमियां बताते थे कि आपने ये शास्त्रार्थ में क्या क्या कमियां बताई, क्या क्या कमियां की, तो इन्हें बुरा लगता था। इनकी माँ इनकी प्रशंसा करती थी, तो पिता इनकी कमियां बताते थे, इन्हें बुरा लगता था। वैसे कहा जाता है कि पिता को और गुरु को शिष्य के सामने या पुत्र के सामने उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तो वो प्रशंसा नहीं करते थे। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं पिता का ही अंत कर दूं, यही हमारी कमियां देखते हैं, यही बुरे हैं, बाकी सब तो दुनिया अच्छी है। तो फिर इन्होंने उनका अंत करने के लिए प्लान बना लिया, हाथ में कुल्हाड़ी ले ली। रात में जब रात्रि में इनके माता पिता अपनी कुटिया में थे तो ये उन्हें मारने के उद्देश्य से वहाँ गए। कुटिया के बाहर इन्होंने खड़ा होकर सुना कि अंदर कुछ बातें हो रही, तो इनके पिता और माता बातें कर रहे थे। माता ने कहा कि बेटा इतना अच्छा शास्त्रार्थ करता है फिर भी आप कमियां बताते रहते हो, उसे क्रोधित करते रहते हो। तो पिता ने कहा कि ये छोटी छोटी कमियां हैं, अभी क्षेत्रों में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान हो, और यदि ये छोटी छोटी कमियां सुधार लेंगे तो ये दुनिया में सबसे बड़े विद्वान हो जाएंगे मेरे पुत्र भारव। और यदि ये कमियां करते रहेंगे तो घर से बाहर निकलने पर मध्य से मध्य घनेरे, घरना बाहर बहुत तेरे, तो विद्वानों में ये हार जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा पुत्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो। जब ये बात हुई तो ये सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगी और इन्होंने इस सूक्ति वाक्य को अपने पास रख लिया। सहसा विदधीत न क्रियाम। कहा जाता है कि एक बार कर्ज लेने वाला इनसे वापस पैसे लेने आया तो इन्होंने उसे सूक्ति में दे दिया, लिख के दे दिया कि इसे अपने पास रखो, सहसा विदधीत न क्रियाम। वो व्यापारी जिससे सेठ से इन्होंने कर्ज लिया था, अपने पर्स में उसने रख ली ये सूक्ति, और जब
वो व्यापार करने चला गया विदेश। कई वर्षों बाद लौट के आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी युवक के साथ लेटी है। उसने सोचा कि इसका वध कर दिया जाए दोनों का। जैसे ही वो कुछ उठाने के लिए नौहरा, वैसे ही उसकी जेब से पर्स गिर गया और उसमें लिखा था सहसा विद्धि न क्रियाम। तो उसने कहा थोड़ा विचार करते हैं, चलो एकदम इनकी मृत्यु नहीं करते, इन्हें नहीं मारते हैं, देखते हैं ये कौन है। तो जब देखा तो पता लगा कि उसकी पत्नी थी और उसका पुत्र था। कई वर्षों बाद आया इसलिए उसका पुत्र युवक हो चुका था। तो कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना है। उसके सही और गलत परिणाम क्या होंगे, इन सब पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये सहसा विदधीत न क्रियाम, बहुत अच्छा ये सूक्त वचन है। चलो तो आगे भी कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, अगला अगला पॉइंट, भारव भारव पुलकेशियन द्वितीय पुलकेशियन द्वितीय के अनुज, अनुज का मतलब छोटा भाई, भारव पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे, के सभा पंडित थे। ठीक है, के सभा पंडित थे। किनके? पुलकेशिन द्वितीय था, उसके भाई थे कौन? विष्णुवर्धन, उनके सभा पंडित थे। ठीक है, ठीक। और अवंत सुंदरी कथा के अनुसार पूछा जाएगा तो सिंह विष्णु, ठीक है। अवंत सुंदरी कथा के अनुसार पूछा जाएगा तो सिंह विष्णु राजा के सभा पंडित थे। ठीक है, काय के अनुसार? अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। अवंत, तो इनमें आपको दो चीजें याद करनी पड़ेंगी, एक सीधे सीधे, एक अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। ठीक है, दोनों तरह से पूछा जाता है। अवंत सुंदरी कथा का नाम देकर पूछा जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको वही बताना है। ठीक है, और वैसे पूछा जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, जो चाहो आप बता सकते हो। चलो अगला, भारव की वाणी को, भारव की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारव की वाणी को प्रकृति मधुरा, प्रकृति मधुरा कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि किसकी वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है, तो भारव की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारव की वाणी को क्या कहा जाता है? प्रकृति मधुरा। अगला, भारव भारव महाकाव्य परंपरा में, महाकाव्य परंपरा में, काय की बात हो रही है? महाकाव्य परंपरा की। तो भारव महाकाव्य परंपरा में अलंकृत काव्यशाली, काव्य शैली, अलंकृत काव्य शैली के जनक हैं, काव्य शैली के जनक हैं।
मतलब के जनक हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो भारव हैं उन्होंने रीत की शुरुआत की है, रीत काल के जनक हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा, विचित्र मार्ग के जनक हैं, विचित्र मार्ग के जनक हैं भारव। ठीक है, विचित्र मार्ग के जनक पूछे जाएंगे तो कौन है? भारव। ठीक है, और वैसे अलंकृत काव्य शैली के जनक भारव। ठीक है, अगला अगला भारव की वाणी को, भारव की वाणी को नारकेल फल के समान, भारव की वाणी को नारकेल नारकेल फल के समान, नारकेल फल के समान कहा जाता है, कहा जाता है। नारकेल मतलब नारियल फल के समान भारव की वाणी बताई जाती है। नारियल फल का मतलब यह है कि जैसे नारियल का फल होता है, नारियल होता है तो ऊपर से बहुत कठोर होता है और अंदर बहुत कोमल होता है। उसमें अंदर क्या होता है? जल होता है। अंदर क्या होता है? मलाई होती है। ऊपर क्या होता है? कठोरता। तो नारियल के फल के समान भारव भी थे, ऊपर से बहुत कठोर लगते हैं, अंदर बहुत कैसे? कोमल। और यही सज्जनों की भी परिभाषा होती है। साधु सज्जन ऊपर से कठोर लग सकते हैं लेकिन हृदय से बहुत कोमल होते हैं। तो नारकेल फल के समान। और यदि नाम दे के पूछा जाए कि भारव की वाणी को नारकेल फल के समान किसने कहा, ठीक है, यदि नाम से पूछा जाएगा तो आप कह देंगे नारकेल फल के समान भारव की वाणी को किसने कहा, तो आप कह देंगे मल्लिनाथ ने कहा। किसने कहा? मल्लिनाथ। ठीक है, मल्लिनाथ ने कहा। ठीक है, मल्लिनाथ के अनुसार भारव की वाणी कैसी है? भारव की वाणी कैसी है? नारकेल फल के समान। भारव की वाणी कैसी है? नारकेल फल के समान है भारव की वाणी। ठीक है, अगला, ये अलंकृत वाली हमने आपको बता दिया है। यहाँ आप अलंकृत में ही रीतकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, रीतकाल के जनक आएगा तो भी आप यही मानेंगे। ठीक है, अलंकृत वाला। चलो अगला पॉइंट एक और भारव से संबंधित, अगला N.S. चटर्जी भारव को त्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं। त्रावणकोर का निवासी सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये हो गया। N.S. चटर्जी भारव को कहाँ का निवासी सिद्ध करते हैं? त्रावणकोर का। ठीक है, अगला पॉइंट, ये राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। राजनीति के प्रकांड
विद्वान थे भारवी, ठीक है, राजनीति के प्रकांड विद्वान थे, ठीक, राजनीति के प्रकांड विद्वान कौन थे? भारवी, ठीक है। भारवेर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम उद्भट ने कहा। इसका मतलब है भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अर्थ गौरव, कम शब्दों में अधिक अर्थ कहना, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई भारत से संबंधित, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो आपको PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। और वार्ता करने के लिए 9758432887, ठीक है। तो पीडीएफ हम आपको इसकी दे देंगे। बहुत शानदार क्लास है, बहुत अच्छे तथ्य हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अच्छी संख्या में जुड़ा करिए। हम आपको अच्छी अच्छी टॉप कंटेंट वाली क्लास ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलेंगे फिर। क्लास से जुड़ने के लिए, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।